नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। संसद की स्टैंडिंग कमेटियों का हुआ गठन। रक्षा मामलों की समिति में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जगह, विपक्ष को 8 और सत्ता पक्ष को 16 समितियों की मिली कमान। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मोदी जी के एकाधिकार मॉडल ने नौकरियां छीन ली हैं, एमएसएमई को तबाह कर दिया है। पंजाब में पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, सुनील जाखड़ ने पंजाब बीजेपी अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। MUDA स्कैम पर हंगामे के बीच राज्य सरकार का बड़ा फैसला, कर्नाटक में बिना परमिशन जांच नहीं कर सकेगी सीबीआई। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा बीजेपी को सबसे पहले येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, बाद में वो सिद्धरामैया पर बोले। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, महिला कर्मचारियों को मिलेगा 180 दिनों का मैटरनिटी लीव। DU छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी, 4 पदों के लिए 21 कैंडिडेट मैदान में। हाईकोर्ट ने होर्डिंग पोस्टर हटाए जाने तक रिजल्ट पर लगाई रोक। जम्मू कश्मीर में 7 ठिकानों पर NIA की रेड, रियासी में बस पर हुए देशद्रोही हमले से जुड़ा है मामला, 9 तीर्थयात्रियों की गई थी जान। सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी मामले की सुनवाई करते हुए दिया बड़ा बयान, ED से कहा किसी को लंबे वक्त तक जेल में रखना उचित नहीं है। हरियाणा में बीजेपी की स्थिति खराब, रोहतक में बीजेपी उम्मीदवार दीपक हुड्डा का विरोध, ग्रामीणों ने मांग लिया हिसाब। चीन की परमाणु पनडुब्बी डूबने का दावा, चीनी अधिकारियों के हादसे को छिपाने की कोशिश के दावे, अमेरिका बोला ड्रैगन के लिए ये शर्मनाक। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ड्रोन चीफ की गई जान, लेबनान में जंग रोकने से नेतन्याहू का इनकार, अमेरिका ने किया दावा, पहले वो मान गए थे। भारत ओमान की सेनाओं ने मिलकर बंधकों को छुड़ाया, सैन्य अभ्यास में दोनों सेनाओं में दिखा बढ़िया तालमेल, भारत ओमान के बीच चल रहा था संयुक्त सैन्य अभ्यास। नेपाली उप प्रधानमंत्री ने चीनी समकक्ष से की मुलाकात, परियोजनाओं को तेजी से लागू करने पर की चर्चा। संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम लीडरशिप फॉर पीस में विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने दिया बड़ा बयान, कहा सुरक्षा परिषद को पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए तुरंत सुधार की है जरूरत। एनारॉक ने जारी की रिपोर्ट, मकानों की कीमतें 23% बढ़ी जबकि बिक्री 11% घटी, त्योहारी तिमाही में बढ़ सकती है मकानों की बिक्री। त्योहारों से पहले सरकार ने कामगारों खासकर असंगठित सेक्टर के श्रमिकों को दिया बड़ा तोहफा, केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में किया इजाफा, 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी नई दरें। खराब मौसम का भारत बांग्लादेश टेस्ट पर दिखा असर, पहले दिन 1 घंटे से ज्यादा समय तक नहीं हो पाया खेल, बांग्लादेश ने 2 विकेट पर बनाए 74 रन। अलाना पांडे की डेब्यू सीरीज द ट्राइब का ट्रेलर रिलीज, अगले महीने 4 अक्टूबर को OTT पर होगी स्ट्रीम। भूल भुलैया 3 का टीजर हुआ रिलीज, मंजुलिका के किरदार में एक बार फिर नजर आएंगे एक्टर विद्या बालन, टीजर में ना के बराबर दिखी भाभी 2 तृप्ति डिमरी। हाल ही में एक चैनल के कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने एक ऐसी बात का खुलासा किया जिससे हर कोई चौंक गया। दरअसल नितिन गडकरी ने बताया कि उन्हें विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर आया था। नितिन गडकरी ने गुरुवार को उन रिपोर्ट्स पर सफाई दी है जिनमें कहा गया था कि उन्हें एक विपक्षी दल द्वारा प्रधानमंत्री पद की पेशकश की गई थी। इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने बताया, जब मुझे विपक्षी दल द्वारा प्रधानमंत्री पद की पेशकश की गई तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं और मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्यों ना रहूं। प्रधानमंत्री बनना मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है। बता दें कि नितिन गडकरी के इस खुलासे के बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। इस मामले में जब उनसे पूछा गया कि वो ऑफर किसकी तरफ से था, ऑफर सोनिया गांधी या शरद पवार की तरफ से था या फिर किसी और नेता की तरफ से, तो नितिन गडकरी ने इसका जवाब देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, आप अटकलें लगाइए, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं,
मैं ये आपको नहीं बताने वाला। इसके अलावा नितिन गडकरी ने ये भी खुलासा किया कि उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले ही नहीं बल्कि बाद में भी विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। तो वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि मोदी की बढ़ती उम्र और आरएसएस में उनकी साख के चलते क्या पीएम मोदी के बाद उन्हें प्रमोशन मिलेगा, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मैं आरएसएस का स्वयं सेवक हूँ। मोदी जी के सवाल आप उनसे पूछिए, लेकिन मेरा और पीएम मोदी का रिलेशन बहुत अच्छा है। मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ, ना ही मैंने अपना बायोडेटा किसी को दिया है। मैं अपना काम करता रहता हूँ। मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। इन सवालों के जवाब के लिए आप प्रधानमंत्री मोदी या आरएसएस से पूछ सकते हैं। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता और आरएसएस का सदस्य हूं। मुझे मंत्री न भी बनाया जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा मानता हूं कि राजनीति सामाजिक आर्थिक सुधारों का एक साधन है। मैं अपना काम करता रहूंगा और किसी चीज की चिंता नहीं करूंगा। बता दें कि नितिन गडकरी के पास पिछले 10 वर्षों से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी है। उनसे सवाल किया गया कि क्या उन्हें उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से और भी मंत्रालय नहीं मिलने चाहिए। इसके जवाब में उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मैं 5% राजनीति और 95% समाज सेवा में विश्वास रखता हूँ। छब्बीस सितंबर को वक्फ बिल पर जेपीसी की एक और बैठक हुई, लेकिन इस बार भी ये बैठक किसी निष्कर्ष पर नहीं आ पाई। बैठक में वक्फ बिल के समर्थन में गुलशन फाउंडेशन की तरफ से समिति के सामने प्रतिनिधि अपना वक्तव्य रख रहे थे कि तभी टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर शिंदे गुट की शिवसेना के सांसद नरेश महस्के ने कल्याण बनर्जी को रोकने की कोशिश की। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई। गहमा गहमी के बीच माहौल संभालने के लिए अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को हस्तक्षेप करना पड़ा। बात इतनी आगे बढ़ गई कि विपक्ष ने बैठक का बहिष्कार करने की चेतावनी दे दी। लेकिन कुछ देर बाद आपसी बातचीत के बाद एक बार फिर जेपीसी की स्टेक होल्डर के साथ बैठक शुरू हुई, लेकिन फिर भी इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार का ये बिल अधर में लटक जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही है, विपक्ष इसे सरकार की विभाजनकारी नीति बता रहा है। तो एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाया है कि जब हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट में मुस्लिम शामिल नहीं हो सकते तो मुस्लिम संगठन में हिंदू को क्यों शामिल करने पर तुली है सरकार। इन हालातों को देखते हुए सरकार का यह बिल बिना बड़े बदलाव के पास होना मुश्किल नजर आ रहा है। हाल ही में जेपीसी ने जनता से इस बिल पर मेल के जरिए फीडबैक भी मांगा था, जिस पर 1.25 करोड़ जवाब आए। इन आंकड़ों को देख यहां तक कि बीजेपी भी चौंक गई। देखिए, जिस पार्टी में देश भर के भ्रष्टाचारियों को राजाश्रय मिलता है, राजाश्रय बोलते हैं हम, राजा ही आश्रय देता है भ्रष्टाचारियों को। ये पार्टी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ गवर्नर के दबाव, उसके ऊपर दबाव डालकर उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन की बात करती है। ये गलत है। आपने मुख्यमंत्री को दिल्ली के जेल में डाला, आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाला, जनता ने आपका बहुमत खींच लिया, फिर भी आप सुधर नहीं रहे हैं। ये कौन सी मस्ती है? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का बहुमत है। सबसे ज्यादा अगर ये है तो येडियुरप्पा को क्यों छोड़ा आपने? बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे येडियुरप्पा, उनके ऊपर कौन से केसेस आप देखिए ना, लैंड स्कैम है और स्कैम है, सभी स्कैम है उनके ऊपर। शुरुआत येडियुरप्पा से करनी चाहिए, बाद में वो धीरे धीरे आपको अगर चाहिए तो आप सिद्धरामैया के साथ ये न्याय अन्याय की बात कर सकते हो। कर्नाटक में बीजेपी विधायक एन मुनिरत्न नायडू के खिलाफ महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला का आरोप है कि मुनिरत्ना ने विधानसभा और सरकारी कार के अंदर उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महिला ने अपनी शिकायत में विधायक पर कई बार बलात्कार करने और हनी ट्रैप में फंसाने का आरोप लगाया है। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया गया और मुनिरत्ना ने उसे धमकी दी कि अगर उसने मामले का खुलासा किया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पीड़िता ने दावा किया कि मुनिरत्ना ने उसे कई हनी ट्रैप सेट करने के लिए मजबूर किया। अपनी शिकायत में महिला ने कहा,
बीजेपी विधायक ने मुझे हनी ट्रैप लगाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी देकर ये काम करवाया। महिला ने नायडू के 6 सहयोगियों, जिनमें उनका गनमैन भी शामिल है, उन पर अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का, धमकाने का आरोप लगाया। नायडू ने उसे एक पूर्व पार्षद के पति को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि ये मामला अब एसआईटी के अधीन है और जांच जारी है। मुनिरत्ना द्वारा आरोपों से इनकार के बावजूद आरोपों की गंभीरता ने राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी है। विधायक मुनिरत्ना पहले से ही बलात्कार और हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में थे। अब वो विशेष जांच दल की हिरासत में ले लिए गए हैं। हालांकि बीजेपी विधायक ने सभी आरोपों को नकारते हुए उन्हें झूठा बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये दावा किया गया कि मुनिरत्ना ने विकासा सौधा में अपने कार्यालय के अंदर महिला का बलात्कार किया तो कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा परिसर के विकासा सौधा के गेट पर शुद्धिकरण अनुष्ठान किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस नेता मनोहर ने किया, जिन्हें बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने मुनिरत्ना के खिलाफ एसआईटी जांच का आदेश दिया था। उन्हें पहले एक ठेकेदार को धमकी देने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया था। बाद में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता ने रामनगर जिले के कगलीपुरा पुलिस स्टेशन में मुनिरत्ना के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार पीड़िता को मुनिरत्ना द्वारा मत्याल नगर में उनके स्वामित्व वाले गोदाम में ले जाया गया, जहां उसका कथित रूप से बलात्कार किया गया। 58 की उम्र में भी कुंवारे हैं सलमान। अभी तक नहीं की शादी, अब ना ही है घर बसाने का इरादा, तो फिर कौन बनेगा सलमान की संपत्ति का वारिस? 2900 करोड़ की प्रॉपर्टी किसके नाम करेंगे सलमान? जी हाँ, 58 की उम्र में भी कुंवारे हैं सलमान, तो फिर कौन बनेगा भाईजान का वारिस? एक बार फिर उठा सलमान की संपत्ति के फ्यूचर वारिस पर सवाल, वो भी उन्हीं के भतीजे अरहान खान के पॉडकास्ट में। दरअसल हाल ही में सलमान खान के भतीजे अरहान खान अपना पॉडकास्ट शो लेकर आए थे। अरहान के इसी पॉडकास्ट में उनके अब्बू अरबाज खान और चाचा सोहेल खान भी मेहमान बनकर पहुंचे थे और इसी पॉडकास्ट में बातों ही बातों में सलमान खान का भी जिक्र छिड़ गया। अरबाज और सोहेल अपने बड़े भैया के बारे में बातें करने लगे। सोहेल ने बताया कि वो अपने बड़े भाई का कितना सम्मान करते हैं। इन्हीं बातों के बीच दोनों भाइयों ने सलमान खान की प्रॉपर्टी को लेकर भी बात शुरू कर दी। अरबाज और सोहेल ने कहा कि सलमान खान अकेले रह रहे हैं और इसी दौरान ये भी जिक्र होने लगा कि सलमान खान की प्रॉपर्टी किसके हिस्से में आएगी। अब पॉडकास्ट में तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर उठता है सलमान की प्रॉपर्टी और उसके वारिस को लेकर सवाल। चूंकि सलमान 58 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपना घर नहीं बसाया है। इनफैक्ट अब तो सलमान अपनी शादी में इंटरेस्टेड भी नहीं दिखते हैं। ऐसे में सलमान खान को लेकर अक्सर सवाल उठता रहता है कि आखिर उनकी इस अकूत संपत्ति पर किसका हक होगा। जैसा कि सब जानते हैं कि बॉलीवुड के सबसे कमाऊ और मोस्ट बैंकेबल स्टार्स की लिस्ट में सलमान खान का नाम भी शामिल होता है। सलमान ना सिर्फ नाम के सुल्तान हैं, बल्कि बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी के मामले में भी वो सुल्तान ही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान की कुल संपत्ति 2900 करोड़ रुपए है, जिसमें उनका 16 करोड़ की कीमत वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट, लोनावला वाला फार्म हाउस समेत कई प्रॉपर्टीज और लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। तो फैंस अक्सर ये सवाल करते हैं कि सुल्तान सलमान का ये खजाना उनके परिवार के किस सदस्य को मिलेगा। तो कई फैंस का मानना है कि सलमान अपनी सारी प्रॉपर्टी परिवार के किसी एक सदस्य को देने की बजाय अपने चारों भाई बहनों के बीच बराबर रूप से बांटेंगे। दरअसल सलमान अपने भाइयों अरबाज, सोहेल और बहनों अलवीरा, अर्पिता के बेहद करीब हैं। सभी भाई बहनों में सबसे बड़े सलमान अपने चारों भाई बहनों पर जान छिड़कते हैं। इतना ही नहीं, सलमान अपने भतीजों, भतीजी और भांजे भांजियों पर भी खूब प्यार और जान लुटाते हैं। ऐसे में माना जाता है कि सलमान अपनी संपत्ति के 4 हिस्से कर इन्हें अपने भाई बहनों में समान रूप से बांट देंगे। वैसे तकरीबन 2 साल पहले एक इंटरव्यू में सलमान ने भी अपनी प्रॉपर्टी और उसके वारिस के बारे में बात की थी।
तब सलमान ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान अपने वारिस के बारे में बात करते हुए कहा था कि मैं चाहे शादी करूं या ना करूं, लेकिन मेरे बाद मेरी आधी संपत्ति ट्रस्ट में दे दी जाएगी। हाँ, अगर मैं कभी शादी नहीं करता हूं, तब मेरी सारी संपत्ति ट्रस्ट को दान में दे दी जाएगी। हालांकि कई फैंस तो ऐसे भी हैं जो अभी भी 58 साल के हो चुके सलमान की शादी के इंतजार में हैं। अब भले ही इन बातों का दावा हम नहीं और सिर्फ सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो यहाँ ये ही उठते हैं कि आखिर क्या वाकई इन दावों में कोई सच्चाई है भी या नहीं। तो चलिए हमारी इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको कि कहां से इन सारी बातों की चर्चा शुरू हुई और इसका सच क्या है। तो दरअसल सोशल मीडिया पर हाल ही में चंकी के छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स वायरल हुए। इनमें वो आदित्य पंचोली और स्टैंड अप कॉमेडियन सुनील पाल किसी क्रिश्चियन मिशनरी इवेंट में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक्टर चंकी पांडे और आदित्य पंचोली ने इन वीडियोस में कुछ ऐसा कह दिया कि उसे देखकर लोग हैरान हो बैठे हैं। आखिर इस वीडियो में चंकी बोलते हुए नजर जो आ रहे हैं कि मैं तो सबको बोलता हूँ, मेरी तो निकल पड़ी भाई। मेरा इतना गुड लक हो गया जब से मेरे सर पे आपने हाथ डाला है, मुझे आशीर्वाद दिया। प्रभु के लिए प्रार्थना करो, हालेलुया, ईश्वर भला करे। सर, आपने हमें यहाँ बुलाया और 10 सितंबर को मैं कभी भूलूंगा नहीं। आपके पैगंबर बलजिंदर जी परमेश्वर जी ने बुलाया और मैंने प्रॉफिट को देखा। मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गया हूँ। मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया है, मेरा फैन बेस बढ़ गया है। तो सोशल मीडिया पर जैसे ही ये क्लिप्स वायरल हुए तो इन्हें देख कई यूजर्स ने ये सवाल भी पूछना शुरू कर दिया कि क्या इन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है। एक ने इस वीडियो को देखकर कहा, ये इनकी अपकमिंग फिल्म या सीरीज के लिए प्रमोशनल हथकंडा है या इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया है। एक यूजर ने कहा, चंकी पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो एक और नेटिजन का कमेंट आया, अनन्या के पापा क्रिश्चियन बन गए हैं क्या। अब लोगों के रिएक्शंस तो लगातार इन वीडियोस पर देखने को मिल ही रहे हैं। हालांकि जिस अंदाज में अनन्या के पापा स्टेज पर बातें कर रहे हैं, उन्हें देख यही लगता है कि वो सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए वो बातें कर रहे थे और इससे उनके धर्म बदलने का कोई लेना देना नहीं है। बात चंकी की करें तो वो बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर हैं। 26 सितंबर 1962 को मुंबई में जन्मे चंकी ने करियर के शुरुआती दौर में कई बेहतरीन फिल्में की। हालांकि चंकी को अधिकतर फिल्में डबल हीरो वाली ही ऑफर होती थी। तो चंकी पांडे के चाहने वाले भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी मौजूद हैं। चंकी को बांग्लादेश का सुपरस्टार माना जाता है। एक्टर ने कई बांग्लादेशी फिल्मों में काम किया है, जिनमें से कई सुपरहिट भी साबित हुई। इतना ही नहीं, चंकी को आज भी बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री का शाहरुख खान माना जाता है। चंकी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्टर ने 1998 में भावना पांडे से शादी की थी। वो 2 बेटियों अनन्या और रायसा के पेरेंट्स हैं। चंकी अपनी बीवी के साथ मिलकर मुंबई में एक रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। वहीं चंकी एक्टर होने के साथ साथ अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी बन दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन,
बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।